Hello, I am Jyoti Prakash Giri. Now this lecture will be on insurance claim, which is Group 1 Financial Accounting. इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम में हमको तीन चीज का ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। पहले पड़ता है स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, ये पहले। फिर दूसरे में ग्रॉस क्लेम, ग्रॉस क्लेम, और इसको कहते हैं लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक। फिर फाइनल नेट क्लेम, नेट क्लेम। यही तीन चीज़ों का हमको कैलकुलेशन करना पड़ता है। कैलकुलेशन क्यों करना पड़ता है? क्योंकि लॉस ऑफ स्टॉक के लिए, लॉस ऑफ स्टॉक होता है जब इंश्योरेंस लिया जाता है तो जनरली दो ही चीज़ होते हैं, लॉस ऑफ स्टॉक और एक होता है लॉस ऑफ प्रॉफिट। दो ही लॉस होते हैं। और तीसरा लॉस है लॉस ऑफ एसेट। वो हमारे कोर्स में ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, आप अगर बुक से पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड अभी के लिए ये लॉस ऑफ स्टॉक के ही कैलकुलेशन है। लॉस ऑफ प्रॉफिट का हम बाद में पढ़ेंगे। पहले देखते हैं स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। जब आग लगती है तब क्या वो बोल के लगेगा कि आज लगेगा कि कल लगेगा कि परसों लगेगा? मतलब वो कभी भी लग सकता है, कोई भी गारंटी नहीं है। मान लो सपोज 10/8/2020 में अगर सपोज आग लगा तो हमको पता कैसे चलेगा कि इस डेट में कितने स्टॉक था? हमको तो पता नहीं था ना। लेकिन लेकिन इस दिन में जो स्टॉक था, मतलब इसको अगर ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे, इसको अगर हम ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे, और 9/8/2020 इसको हम क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस एंड नेक्स्ट डे ओपनिंग स्टॉक ऑफ न्यू। देन ये दोनों ही तो सेम होता है ना। 10/8/2020 में आग लग गई तो हमको देखना पड़ेगा कि इस डेट में कितना स्टॉक था हमारे पास। वही जानने के लिए हमको एक अकाउंट का ज़रूरत पड़ता है। क्या है वो? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। और ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? हम तो जब जानते हैं तो हम ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में ही सुना होगा। फिर ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट ये होता है कि वो क्वेश्चन में हमको ट्रेडिंग अकाउंट का डाटा दिया रहेगा। अगर ट्रेडिंग अकाउंट का डाटा दिया नहीं रहेगा तो फिर फाइनेंशियल ईयर से लेकर हमको डेट ऑफ फायर, डेट ऑफ फायर का डिटेल्स दिया रहेगा। आइदर हमको ट्रेडिंग अकाउंट का डिटेल्स दिया रहेगा और मेमोरेंडम का कुछ डिटेल्स दिया रहेगा, उससे हमको देख के कैलकुलेट करना पड़ेगा, या फिर हमको डायरेक्टली क्वेश्चन में मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का पूरा डाटा दे दिया होगा। वो अगर ज़्यादा मार्क का हुआ तो मार्क के हिसाब से क्वेश्चन डिराइव होता है, मतलब कैसे पढ़ना है, ऐसे ऐसे होना है या वैसे होना है। हम क्वेश्चन के साथ देखेंगे कि ये कैसे कैसे होता है। फिर हमारा सवाल वही, हमको पता कैसे चलेगा कि जब जब डेट ऑफ फायर, मतलब इस डेट में हमारे पास स्टॉक कितना था। हमको ट्रेडिंग अकाउंट का अगर हमको बेसिक फॉर्मेट पता होगा, जब ट्रेडिंग अकाउंट का, तो ट्रेडिंग अकाउंट में ज़्यादातर क्या क्या आता है? आता है क्या? टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। फिर क्या आता है? टू परचेज, टू परचेज बाय सेल, एंड अगर ऐसे टू सेल्स रिटर्न, टू सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न या तो सेल्स से माइनस हो सकता है और या फिर उसको डेबिट साइड में भी लिख सकते हो, बाय परचेज रिटर्न।
बाय परचेज रिटर्न, बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक टू ग्रॉस प्रॉफिट। पूरे ट्रेडिंग अकाउंट में इतना ही होता है। अगर क्वेश्चन हमको दिया रहेगा तो कुछ और डिटेल्स भी, कुछ और अकाउंट्स भी ऐड हो सकते हैं, लेकिन हमको देखो ओपनिंग स्टॉक मतलब साल के शुरुआत में, मतलब इस डेट में आग लगी, सपोज हम ये लिख देते हैं फायर डेट, मतलब इस डेट को आग लगी, मतलब ये ट्रेडिंग अकाउंट है, मतलब ये पिछले साल का होगा, मतलब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट पीरियड होगा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का पीरियड रहेगा 1/4/2020 से लेकर 10/8/2020। ये होता है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का पीरियड 1/4/2020 से लेकर 10/8/2020। फिर आप बोलेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट का पीरियड क्या होता है, ये पूरा का पूरा पिछले साल का होगा। पिछले साल का कैसे होगा, मतलब 31/3/2020 से लेकर 1/4/2019, ये होगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का पीरियड। ग्रॉस प्रॉफिट तो आपको कैसे निकालना है पता है, ग्रॉस प्रॉफिट अगर निकाल लिया तो परसेंटेज ऑफ जीपी तो पता ही होगा, जीपी बाय सेल्स इंटू 100। देखो पूरा क्वेश्चन में हमको ओपनिंग स्टॉक का दिया रहेगा, परचेस दिया रहेगा, सेल्स रिटर्न अगर कुछ हुआ वो भी दिया रहेगा, ग्रॉस प्रॉफिट भी मिल जाएगा, सेल्स भी मिल जाएगा, परचेस रिटर्न भी मिल जाएगा। और हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट नहीं, हम इसको मेमोरेंडम ही लिख देते हैं। मेमोरेंडम इसलिए लिखा होता है क्योंकि ये मेमोरेंडम में हमको ये वाला ही सिर्फ निकालना होता है, बैलेंसिंग फिगर बाय क्लोजिंग स्टॉक। मेमोरेंडम में सिर्फ यही हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा। अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट करते हैं तो हमारा ये वाला बैलेंसिंग फिगर आएगा, बैलेंसिंग फिगर है इन ट्रेडिंग अकाउंट। अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा, अगर हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट करते हैं तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आएगा। को कैसे क्या आएगा ये हम करने के बाद ही पता कर सकते हैं। और यही डेट जब हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट करते हैं तो यही होता है हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंसिंग फिगर वाला अमाउंट आया, यही होता है स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, यही होता है स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। अब चलिए हमने तो पहले का तो पता लगा लिया, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। फिर होता है ग्रॉस क्लेम। ग्रॉस क्लेम जानने के लिए हमको एक चीज का जरूरत लिखना पड़ता है। सपोज हमारा वही एग्जांपल, सपोज हम वही डेट पे आग लगी, मतलब जब आग लगी क्या हमारा सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, इज ये क्वेश्चन मार्क, ऑल स्टॉक डिस्ट्रॉयड, all stock destroyed, yes or no? One yes, then there will be no second step. Step 1, if yes then step 1, step 1, step 2, step 1 होगा, step 2 नहीं होगा, डायरेक्ट step 3, डायरेक्ट step, and if no then, मतलब हमको अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा 10/8/2020 में हमारे पास 1 लाख का स्टॉक था, 1 लाख का स्टॉक था, और हमने जब मतलब हमको जब पता चला कि आग लग गई है तो हमने थोड़ा बहुत कोशिश करके
हमने 20,000 स्टॉक बचा लिया, मतलब पूरी तरह से बचा लिया आग से। तो क्या होता है, ऑल स्टॉक डिस्ट्रॉयड। जब हम ये वाला पोर्शन कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये वाला पोर्शन, तो हमको सेकेंड स्टेप होता है ग्रॉस क्लेम, और यू कैन बी से लॉस ऑफ स्टॉक। ये होता है हमारा, जब आग लगी तब उस वक्त तक स्टॉक कितना था, और ये वाला कहता है लॉस ऑफ स्टॉक, मतलब एक्चुअल में लॉस कितना हुआ स्टॉक, और यू कैन से स्टॉक एक्चुअली लॉस्ट। हमारा 1 लाख का स्टॉक तो था जब हमारा आग लगी, लेकिन क्या सारा का सारा जल गया? अगर हाँ, तो फिर ये स्टेप नहीं होगा, स्टेप 1, डायरेक्ट स्टेप 3, हमारा सारा का सारा सामान जल गया। अगर कुछ भी बच गया तो फिर स्टेप 2 आएगा, जिसको, और जो भी बच गया उसको हम बोलते हैं साल्वेज वैल्यू, उसको बोला जाएगा साल्वेज वैल्यू। साल्वेज वैल्यू क्या है? साल्वेज वैल्यू क्या होता है? गुड्स सेफली टेकन फ्रॉम फायरिंग प्रीमाइस, ये होता है साल्वेज। मतलब हमारा 1 लाख का स्टॉक था और हमने 20,000 का स्टॉक बचा लिया, तो हमारा स्टॉक का नुकसान कितना हुआ? 1 लाख माइनस 20,000, दैट इज 80,000 स्टॉक लॉस्ट ऑन फायर। 80,000 स्टॉक लॉस्ट ऑन फायर। अब हम चलते हैं स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 हमारा क्या लिखा हुआ था? नेट क्लेम। अब नेट क्लेम को समझने के लिए हमको 2 चीज़ों का पहले हमको पता होना चाहिए। पहले होता है पॉलिसी वैल्यू। अब ये पॉलिसी वैल्यू क्या होता है? मतलब पॉलिसी वैल्यू ये है, सपोज असेट ओरिजिनल कॉस्ट। अब आप बोलेंगे असेट क्यों? क्योंकि स्टॉक भी एक एसेट ही होता है, करंट एसेट में जाता है बैलेंस शीट में। मैं सिर्फ समझाने के लिए एसेट भी लिख रहा हूँ, आप स्टॉक भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। एसेट ओरिजिनल कॉस्ट सपोज हुआ 50,000। अब अगर मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास गया और मैंने उसको बोला कि मुझे 50,000 का इंश्योरेंस लेना है, सपोज पॉलिसी वैल्यू 50,000, तो मतलब पॉलिसी वैल्यू मेरा जितना ज़्यादा रहेगा, मेरे को उतना ज़्यादा प्रीमियम भी देना पड़ेगा, 50,000 का प्रीमियम। एंड स्टॉक होता है GIC, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, सॉरी, एंड गुड्स का जो इंश्योरेंस होता है वो GIC से कवर होता है। GIC मतलब मैं पॉलिसी वैल्यू जितना लूँगा, मेरे को प्रीमियम भी उतना ही देना पड़ेगा उसी अमाउंट में। क्या मैं पॉलिसी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा, मतलब एसेट के ओरिजिनल कॉस्ट से ज़्यादा कर सकता हूँ? जी नहीं, एसेट के ओरिजिनल कॉस्ट से पॉलिसी वैल्यू ग्रेटर ज़्यादा नहीं हो सकता। आप या तो 50,000 कर सकते हैं या फिर उससे कम कर सकते हैं, मतलब लेस देन इक्वल टू, सीधे शब्दों में बोले तो 50,000 मतलब एसेट के ओरिजिनल, आप जितना उसका कॉस्ट है उतने तक का पॉलिसी वैल्यू ले सकते हो या फिर उससे कम का ले सकते हो। आप एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट अगर 50,000 हुआ और आप बोलोगे कि मेरे को 1 लाख का पॉलिसी वैल्यू लेना है, तो वो टेक्निकली या लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। ये होता है पॉलिसी वैल्यू। आपने कितने अमाउंट तक का पॉलिसी लिया है? आपने पॉलिसी लिया होगा 50,000 का, और सपोज आपका 1 लाख का सामान जल गया, तो क्या आपको इंश्योरेंस कंपनी वाले 1 लाख आकर देंगे? नहीं, वो पॉलिसी वैल्यू जितना है वो मैक्सिमम उतने अमाउंट तक का ही रेफर कर सकते हैं, और वो भी सारा इन्वेस्टिगेशन वगैरह के बाद में। वो हमारे स्टडी में नहीं है, हमको सिर्फ कैलकुलेशन करना है कि पॉलिसी वैल्यू कितना होगा। ठीक है, हमने देखा
अगर सपोज 1 लाख का हमारा सामान, 1 लाख का क्या, अगर हमने कैलकुलेटेड किया था कि हमारा 80,000 है, हमारा 80,000 का सामान जल गया, तो क्या हमको इंश्योरेंस कंपनी वाले 80,000 आके देंगे? नहीं, 80,000 नहीं देंगे। वो 50,000 तक की ही वो रिफंड कर सकते हैं। फिर बोलेंगे क्यों, हमारा तो 80,000 का जल गया, क्योंकि आपने पॉलिसी वैल्यू 50,000 लिया था। आप अगर स्टॉक रखते हैं 1 लाख का और पॉलिसी लेते हैं 50,000 का, तो ये कैसे? तो हम भी आपको उसी तरह से ही रिफंड करेंगे। आप अगर 1 लाख का ही पॉलिसी वैल्यू लिए होते तो हम आपको 80,000 तक पे कर सकते थे, लेकिन आपका कॉस्ट था ये आपका कॉस्ट था 1 लाख, और आपने पॉलिसी लिया 50,000 का, तो फिर हम मैक्सिमम 50,000 तक ही पेमेंट कर सकते हैं। ये होता है पॉलिसी वैल्यू। ये है पहली चीज़। स्टेप 3 को जानने के लिए ये होता है पहली चीज़। अब बारी है दूसरी चीज़। दूसरी चीज़ क्या है? उसको बोलते हैं एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज क्या बोलता है? एवरेज क्लॉज तभी अप्लाई होता है जब पॉलिसी वैल्यू से ज़्यादा, मतलब ग्रॉस क्लेम होता है। एवरेज क्लॉज, ये स्टेप 3 को जानने के लिए दूसरा बात है। स्टेप 3 में हमारा कैलकुलेशन था कि नेट क्लेम। ये नेट क्लेम कैसे आएगा? ये नेट क्लेम को जानने के लिए हमने दो चीज़ों का पता लगाया। पहले होता है पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू हमने अभी देखा। और अब होता है एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज कब अप्लीकेबल होता है? जब ग्रॉस क्लेम ग्रेटर देन पॉलिसी वैल्यू होता है। मतलब ग्रॉस क्लेम अगर बड़ा होता है। अब ये देखो, हमारा ग्रॉस क्लेम आया 80,000 और हमारा पॉलिसी वैल्यू था 50,000। और अगर ये उल्टा हुआ तो एवरेज क्रॉस एप्लीकेबल नहीं होगा। एवरेज क्रॉस ये होता है कंडीशन। ये कंडीशन होता है। ये एक बेसिक कंडीशन है एवरेज क्लॉज को अराइज होने के लिए। अगर एवरेज क्लॉज अराइज हुआ तो फिर हमको एक फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा पॉलिसी वैल्यू निकालने के लिए। अगर एवरेज क्लॉज अराइज नहीं हुआ, फिर देन ग्रॉस क्लेम इक्वल्स नेट क्लेम। फिर हमको, अगर ये अराइज नहीं हुआ, इफ एवरेज क्लॉज not arised, if average clause not arised, then formula for arise, then formula for if average clause applied, उसका फॉर्मूला ये है कि ग्रॉस इज इक्वल्स ग्रॉस क्लेम इनटू पॉलिसी वैल्यू divided by stock on the date of fire. Stock on the date of fire. स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर हमारा स्टेप 1 में था, और ग्लॉस क्लेम यह हमारा स्टेप 2। और अगर हम दूसरे वैल्यू में लिखे तो पॉलिसी वैल्यू इनटू स्टेप 2 डिवाइडेड बाय स्टेप 1। अभी स्टेप 1 क्या होता है? ये हुआ स्टेप 2 और ये हुआ स्टेप 1। ऐसे ही हमारा कैलकुलेशन होता है। पूरे क्वेश्चन में लॉस ऑफ स्टॉक कैलकुलेशन करने के लिए हमको इतना सारा झंझट का सामना करना पड़ेगा। लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए वो अलग से है। जब हम लॉस ऑफ प्रॉफिट पढ़ेंगे तो लॉस ऑफ प्रॉफिट के बारे में भी देखेंगे।
कि उसका क्या होता है। अभी हम लॉस ऑफ स्टॉक पढ़ेंगे, तो फिर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हमारा सारा फंडामेंटल्स वहीं से क्लियर हो जाएगा। अभी हम अपने कंसेप्ट को ज़्यादा क्लियर करने के लिए एक इलस्ट्रेशन देखेंगे, जो कि हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 27। A fire occurred on 15 September 2013. ये याद रखना, 15 September 2013 in the premises of Sen and Company from the following figures. Calculate the amount of claim to be lost with the insurance company for the loss of stock. ये हमको कुछ डाटा दे दिया। डाटा क्या है? स्टॉक एट कॉस्ट ऑन 1/1/2012। स्टॉक एट कॉस्ट। आगे हम इसके बारे में भी थोड़ा देखेंगे। 1/1/2012 40,000, स्टॉक ऑन 1/1/2013 60,000, purchases in 2012 80,000, purchases from 1/1/2012 to 15/9/2013। 15/9/2013 क्या होता है? अगर आपको याद रखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो मैं लिख देता हूँ। 15/9/2013 हमारा फायर ऑक्योरेंस डेट है, मतलब इसी डेट में हमारा बिजनेस में आग लग गया। फिर सेल्स इन 2012 that is 1,20,000, sales from 1/1/2013 to 15/9/2013 is 2,10,000. During the current year, cost of the price risen by 10% above the last year's level. Selling prices have gone up by 5%. Salvage value of stock after fire was 4,000. salvage value हमने जब बोला था तो ये होता है, ये है salvage value। salvage value मतलब हमारा जितना भी जल गया था उससे हमने 4,000 तक का बचा लिया था। मैं पहले यही कहता हूँ कि आप क्वेश्चन को दो से तीन बार आराम से पढ़ लें। 2 से 3 बार आराम से पढ़ लेने के बाद क्या होता है कि मतलब याद रखने में थोड़ा आसानी रहेगा। अब आप कैलकुलेटर पेन कॉपी ले सकते हैं, कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा। अभी मुझे लगता है कि आप पेन कॉपी वगैरह सब ले आए होंगे। फिर हम स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 27। इलस्ट्रेशन 27। मैं सिर्फ सॉल्व करने के लिए बुक अपने पास नहीं रख रहा हूँ, लेकिन आप बुक अपने पास रखें और सॉल्व करते टाइम एक बात का हमेशा याद रखें, क्वेश्चन को याद रख ले या फिर उसका एक फ़ोटो उठा के आप अपने पास रख ले, फिर आंसर को बंद कर दे। इससे क्या होता है कि आप जब करेंगे तो आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सिर्फ एक सजेशन है, अगर आपका अपना कोई मेथड है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लिख देंगे पहले हमको क्या कैलकुलेशन करना है। हम लिख देंगे स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एंड ये भी लिख देंगे फायर ऑक्यूरेंस डेट। और हमारा क्वेश्चन में फायर ऑक्यूरेंस डेट है 15 सितंबर 2013, दैट इज 15/9/2013। एंड देन हमारा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का पीरियड ये हमारा कब तक का रहेगा? 1/4/2013 टू 15/9/2013। ये हमारा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का पीरियड रहेगा। फिर हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का पीरियड क्या रहेगा? ट्रेडिंग अकाउंट पीरियड
माफ़ करना, एक छोटी सी गलती हुई, हमने ये 4 लिख दिया था कि ये हमारा 1 होगा। ये क्वेश्चन में कैलेंडर ईयर से शुरुआत किया है, मतलब 1 जनवरी 2013 से लेकर 15 सितंबर 2013 ये होगा हमारा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का पीरियड। देन हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का पीरियड क्या रहेगा, 1 जनवरी 2012 टू 31 2012, और या फिर आप लिख सकते हैं 1/1/2013, वट जो भी चलेगा। पहले हमको सबसे याद रखना, पहले हमको ट्रेडिंग अकाउंट कर देना है। ट्रेडिंग अकाउंट, जब भी क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट दोनों दिया है तो हमको सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को सॉल्व कर देना होगा। ट्रेडिंग अकाउंट सॉल्व कर देने से ग्रॉस प्रॉफिट का एक परसेंटेज आएगा, वो परसेंटेज हमको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में यूज़ करना पड़ता है। अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट कर दोगे तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगा। ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट, कर देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। अब हम बुक से देखकर उसका डिटेल पहले पहले लेंगे, फिर बुक में डिटेल कहाँ है ज़रा हम देखेंगे। हाँ, स्टॉक एट कॉस्ट 1/1/2012, 1/1/2012 कौन से पीरियड का होता है, यह हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का पीरियड होता है, तो फिर ये जाएगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में। देन स्टॉक एट कॉस्ट 1/1/2013, ये हमारा कहाँ जाएगा, ये हमारा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा तो हम इसको MT शॉर्टकट में लिख देते हैं। देन वही परचेजेस इन 2012 हमारा कौन से पीरियड का आता है, वो ट्रेडिंग अकाउंट का पीरियड आता है, तो फिर ये जाएगा ट्रेडिंग में। देन परचेजेस फ्रॉम 1/1/2012 टू टू 15/9/2013, ये हमारा कौन से पीरियड है, ये मेमोरेंडम का पीरियड है, तो ये जाएगा मेमोरेंडम में। देन सेल्स इन 2012, सेल्स इन 2012 कहाँ का होता है, ये ट्रेडिंग का होता है। और सेल्स फ्रॉम 1/1/2013 टू 15/9/2013, ये हमारा कहाँ का होता है, ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग का होता है। तो फिर हमको पता चल गया कि कौन सा अमाउंट हमको कहाँ कहाँ लेना है, अब हमको सिर्फ वहाँ पुट कर देना है। तो हम अभी पुट करने वाले हैं। पहले हम लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक का हमारा कितना अमाउंट था, दैट इज 40,000, दैट इज 40,000। देन हमारा नेक्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट में जाने को क्या है, परचेजेस, टू परचेज, परचेज का अमाउंट कितना है, परचेज का अमाउंट है 80,000, परचेज का अमाउंट है 80,000। देन फिर क्या है, फिर हमारा सेल्स है, फिर हमारा सेल्स, देन हम लिखेंगे बाय सेल्स, सेल्स हमारा कितना जाएगा, 1,20,000, 1,20,000। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज़, ये एक क्वेश्चन में एक हिडन ट्रिक है, शायद अगर आपने देखे होंगे तो एक चीज़ का आपने नोटिस करना भूल गए होंगे। ये हमारा जो लिखा है स्टॉक एट कॉस्ट 1/1/2013, जो कि हमारा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, उसका लिखा हुआ है 60,000। मतलब ये 2013 का ओपनिंग बैलेंस है। 2013 का ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या है कि ये 2012 का क्लोजिंग बैलेंस है। तो फिर हमको क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट हिडन है, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट में जाएगा, जो कि अमाउंट है 60,000। ये 60,000 अमाउंट हमको याद करके लेना पड़ेगा, वरना हमारा सारा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। ये एक छोटा सा हिडन ट्रिक था, और भी हिडन ट्रिक है जो हम आगे सॉल्व करेंगे। स्टॉक एट कॉस्ट, अगर आप डेट को अगर आसानी से देखोगे तो याद आ जाएगा कहाँ थोड़ा सा गलती है। देन हम लिखेंगे कि बाय क्लोजिंग स्टॉक,
by closing stock, that is 60,000. 60,000। अब हम पहले ही बोले थे कि अगर ट्रेडिंग अकाउंट करेंगे तो हमारा बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस प्रॉफिट ही आएगा, बैलेंसिंग फिगर आएगा ट्रेडिंग अकाउंट। अगर हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट करेंगे तो हमारा बैलेंसिंग फिगर हमेशा क्लोजिंग स्टॉक आएगा। कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से याद किया जा सकता है। अब हम ट्रेडिंग अकाउंट कर रहे हैं तो हमारा बैलेंसिंग फिगर क्या आ रहा है, टू ग्रॉस प्रॉफिट और टू ग्रॉस लॉस, जो भी है वही आएगा बैलेंसिंग फिगर में, अगर हम कैलकुलेट करें तो फिर ये कितना अमाउंट हो रहा है, 1,20,000 प्लस 60,000, दैट इज 1,80,000, that is 1,80,000, 1,80,000 minus 1,20,000, that is 1,80,000 minus 40, 1,40,000, and 1,40,000 minus 80,000, that is 60,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये हमारा हो गया 1,80,000। 1,80,000 अब हमारा बोथ साइड में आ गया। देन अब हमको एक और चीज़ का पता लगाना है। हमको ग्रॉस प्रॉफिट तो यहाँ दे दिया कि हमको बैलेंसिंग फिगर में आ गया, लेकिन मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा, ये हम वही ट्रेडिंग अकाउंट से ही लेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट से कैसे लेंगे ये हम अभी देखेंगे। हमको सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना पड़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया 60,000 एंड सेल्स हमारा कितना 20,000 इंटू 100, देन हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना परसेंटेज आया, दैट इज 50%। अब हम ट्रेडिंग अकाउंट, जब भी हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट करेंगे तो हमारा सेल का अमाउंट तो दिया रहेगा, हम ग्रॉस प्रॉफिट सीधा पुट कर देंगे 50%, देन हमारा निकल जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा और एक ट्रिक है, ये होता है आसान ट्रिक। अगर हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट करेंगे सीधे से ग्रॉस प्रॉफिट वाला परसेंटेज दिया रहेगा, मतलब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी सेल्स अमाउंट रहेगा उससे सीधा ये परसेंटेज निकाल देंगे और ग्रॉस प्रॉफिट में पुट कर देंगे, फिर बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा और दिक्कत है। क्या दिक्कत है, लास्ट में लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द करेंट ईयर कॉस्ट ऑफ परचेज हैज राइजन बाय 10% एबव लास्ट ईयर्स लेवल। मतलब पिछले साल जो 100 रुपये में मिल रहा था अभी हमको वो 110 रुपये में मिल रहा है। एंड सेल प्राइसेस हैव गॉन अप बाय 5%। मतलब जो हम 100 रुपये में बेच रहे थे उसको अभी हमको 105 रुपये में बेचना पड़ रहा है। तो पिछले साल का जो प्रॉफिट हुआ था तो अब जो प्रॉफिट होगा तो क्या वो सेम रहेगा, नहीं सेम तो नहीं आएगा, डिफरेंट आएगा। फिर डिफरेंट अगर आया तो फिर हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो हमको अभी देखना पड़ेगा। फिर से हमको नए प्राइस के हिसाब से थोड़ा सा कैलकुलेशन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये कोई ज़्यादा बड़ा ट्रिक नहीं है, अगर आप कैलकुलेशन करना चाहें तो कर सकते हैं, और फिर अगर आप कैलकुलेशन करना नहीं चाहते तो फिर ये बिना कैलकुलेशन के भी सॉल्व हो सकता है। बुक में भी हमारा वही लिखा हुआ है, पर्टिकुलर्स करंट ईयर लास्ट ईयर टू ओपनिंग स्टॉक 60,000 जो हमारा क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। परचेज ये करंट ईयर का 1,76,000, ये तो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,76,000। फिर आता है लास्ट ईयर 1,60,000। फिर ये 1,60,000 अमाउंट कैसे आया, यहीं से पिछली बार 100 था, अब की बार 110 है, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,76,000 से तो आएगा 1,60,000। देन ग्रॉस प्रॉफिट ये आएगा बैलेंसिंग फिगर से,
अगर ये 1 लाख कैसे आया तो हम अभी देखते हैं। पिछली बार का प्रॉफिट कितना था? 2 लाख। 2 लाख का 50% डायरेक्ट 1 लाख। एंड ये वाला अभी बैलेंसिंग फिगर से आएगा। एंड सेल्स 2,10,000 ये तो ऑब्वियसली दे दिया है। एंड ये 2 लाख कैसे आया? 2,10,000 अभी है, और हमको क्वेश्चन में बोला गया था कि सेलिंग प्राइसेस हैव गॉन अप बाय 5%। 2,10,000 100 डिवाइडेड बाय 105, देन आया 2 लाख। 2 लाख का स्ट्रेट 50%, दैट इज 1 लाख। एंड ये क्लोजिंग स्टॉक, एंड अगर ये क्लोजिंग स्टॉक भी अगर आप पूछो कि 1,32,000 कैसे आया, तो सीधी सी बात है, 1,20,000 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 100, दैट इज 1,32,000। अब हमारा ये वाला जो क्लोजिंग स्टॉक है, यही हमारा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। यही होता है। ये जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग में जो बैलेंस फिगर मिलता है, क्वेश्चन में ये लिखा नहीं है, आप हमेशा लिख देना बैलेंसिंग फिगर करके ब्रैकेट में दे देना, बैलेंसिंग फिगर। फिर आता है क्या? अमाउंट ऑफ क्लेम, और सिंपली इट कैन बी सेड ग्रॉस क्लेम। अमाउंट ऑफ क्लेम, और यू कैन सिंपली से ग्रॉस क्लेम। क्लोजिंग स्टॉक 1,32,000 जो हमने अभी कैलकुलेट किया, और कैसे कैलकुलेट किया वो हम आपके सामने है। फिर स्टॉक साल्वेज्ड, क्वेश्चन में हमको दे दिया था साल्वेज वैल्यू ऑफ द स्टॉक, हमने 4,000 का सामान बचा लिया था। देन 1,32,000 माइनस 4,000, दैट इज 1,28,000। और अगर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी पॉलिसी वैल्यू नहीं लिखा है। पॉलिसी वैल्यू क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि हमको क्वेश्चन में बोला है कि अमाउंट ऑफ क्लेम निकालो। अमाउंट ऑफ क्लेम कैसे निकाले? यही स्टेप 2 तक ही होता है कि अमाउंट कितना होगा। अगर पॉलिसी वैल्यू दिया रहेगा तो पॉलिसी वैल्यू के बेस पर एवरेज क्लॉज डिसाइड होगा। अगर एवरेज क्लॉज आ गया तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, अगर एवरेज क्लॉज नहीं आया तो फिर स्टेप 2 ही फाइनल अमाउंट है। जबकि हमारा पॉलिसी वैल्यू ही नहीं है तो स्टेप 2 दैट इज ग्रॉस क्लेम इट विल बी द फाइनल अमाउंट, देन द अमाउंट ऑफ क्लेम विल बी 1,28,000। I hope you cleared the concepts, and in our next video we will discuss more of loss of stock of insurance claim. Thank you.